बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो पिछले लेक्चर का सेकंड पार्ट है। पिछले लेक्चर में हमने बायोलॉजिकल मेथड का स्टार्ट लिया था। तो बायोलॉजिकल मेथड में हमने दो बातों को डिस्कस किया था कि ऑब्जर्वेशन क्या है और उसके बाद हाइपोथेसिस क्या है। फिर ऑब्जर्वेशन कैसे बनता है, हाइपोथेसिस कैसे बनता है, इसके मुख्तलिफ मेथड हमने डिस्कस किए थे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो पिछले लेक्चर की आप कह सकते हैं एक तसलसल है, कंटिन्यूटी है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था हाइपोथेसिस क्या होता है। हमने कहा था कि अगर किसी ऑब्जर्वेशन के बाद कोई बात कही जाए वो उसका हाइपोथेसिस कहलाता है। आगे हाइपोथेसिस बनता कैसे है, इसके दो बड़े मेथड हमने डिस्कस किए थे, एक डिडक्टिव रीजनिंग है, एक इंडक्टिव रीजनिंग है। उसके बाद हाइपोथेसिस उन दो मेथड्स के अलावा भी बन सकता है। कैसे बन सकता है? इमेजिनेशन के ज़रिए से, यानी कोई भी शख्स तसव्वुर के ज़रिए से भी कोई राय कायम कर सकता है। जैसे एक शख्स, उसका पड़ोसी अमेरिका शिफ्ट हो गया, अब वो ये जहन में तसव्वुर के अंदर ये बात बिठा ले कि चूँकि वो अमेरिका शिफ्ट हो गया है इस वजह से वो बड़ा पैसे कमाता होगा बेशक, और बड़े ऐश व इशरत के अंदर होगा, उसके घर वाले बड़े मज़े के अंदर हो। उसने तसव्वुराती तौर पे एक अपने राय कायम कर ली उस शख्स के बारे में कि वो बड़ी मज़ेदार ज़िंदगी गुजार रहा होगा, हालांकि बेशक वो वहाँ जाके किसी जेल में पड़ा हो। तो इमेजिनेशन के ज़रिए से भी किसी के बारे में कोई जो राय हम कायम करते हैं वो हाइपोथेसिस कहलाएगा। तो इमेजिनेशन भी एक ज़रिया है जिसके ज़रिए से हाइपोथेसिस बनाया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद एस्थेटिक प्रीफरेंस। एस्थेटिक कहते हैं हुस्न व जमाल। तो हम बाज़ दफ़ा खूबसूरती की बिना पे भी किसी चीज़ को प्रेफर करते हैं। जैसे आप किसी सीनरी वाली शॉप में दाखिल हों और काफ़ी सारी दीवार पे सीनरीज लगी हों, तो आप कहेंगे कि ये मुझे दिखाना, फ़लाँ सीनरी मुझे दिखाना। तो वो अगर आपसे पूछे ये क्यों चाहिए, वो कहे ये सबसे खूबसूरत है, और आप ख़रीद के लाओ, बेशक घर जाके आपको डांट पड़े कि ये पता नहीं कितनी बदसूरत सीनरी ख़रीद के ले आयो। तो किसी खूबसूरती की बिना पे किसी चीज़ को तरजीह देना, ये भी हाइपोथेसिस बना सकते हैं कि ये चीज़ मैंने क्यों ख़रीदी, क्योंकि ये मुझे अच्छी लगी, और ये मेरी राय में अच्छी हो सकता है किसी और की राय के अंदर वो गलत भी हो। तो किसी खूबसूरती की बिना पे कोई बात कहना, कोई राय कायम करना, ये भी हाइपोथेसिस कहलाएगा। उसके बाद फिलॉसफिकल या रिलीजियस आइडियाज़ कि मज़हब की किताबों से या किसी फ़लसफ़े की किताबों से हम कोई बात उठा लें और उठाने के बाद हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन शुरू कर दें। जैसे कुरान के अंदर एक बात कही गई थी कि इंसान को हमने जब नुत्फे से बनाया और नुत्फा फिर अलक में कन्वर्ट होता है, खलक़ल इंसान मिन अलक, तो अलक जोंक को कहा जाता है। अब एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जब डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन को स्टडी किया तो उनके सामने सारी फेजेस वही आई जो कुरान ने मेंशन की थी। लेकिन इस स्टेज के बारे में जो नुत्फे के बाद, यानी नुत्फे से क्या मुराद है, ज़ाइगोट के बाद जो ये वाली स्टेज है, इसके बारे में उसने कहा कि ये अभी तक या तो डिस्कवर नहीं हुई या ये गलत बात है। लेकिन जिस वक्त उसने मज़ीद तहकीक की तो पता चला कि वाकई ही ज़ाइगोट के बाद एक स्टेज आती है जिसमें इंसान के एम्ब्रियो की शक्ल बिल्कुल जोंक यानी लीच की तरह होती। तो यहाँ से फिर उसने रिज़ल्ट निकाला कि कुरान में ये डेवलपमेंट के स्टेजेस लिखी गई हैं, ये 100% ठीक हैं। तो फिर उसने कहा कि ये वाकई ये जो हमारे पास कुरान मजीद है ये इल्हामी किताब है कि 1400 साल पहले जिस वक्त माइक्रोस्कोप का बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही नहीं था, उस वक्त इंसान की डेवलपमेंट के बारे में इतनी ज़बरदस्त बात करना, ये अल्लाह की ही कुदरत हो सकती है कि इस इंसान के बस की बात उस वक्त नहीं थी। तो यहाँ से रिलीजियस आइडियाज़ से हमने एक हाइपोथेसिस लिया कि इंसान में जोंक जैसी, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में जोंक जैसी स्टेज आती है। फिर जब इस पर रिसर्च हुई तो वाकई प्रूव हो गया कि वाकई ही ये बात ठीक है। तो हम किसी फ़लसफ़े की किताब से भी कोई आइडिया ले सकते हैं। कंपैरिजन का मतलब होता है सिमिलर चीज़ों के दरमियान में मुवाज़ना। जैसे आप क्लास में बैठे हो, 50 स्टूडेंट हो और 50 स्टूडेंट में से आप ये कहो कि ये लाइक है, तो आपने बाकी स्टूडेंट से उनको कंपेयर करके एक स्टूडेंट के बारे में आपने राय दी कि ये लाइक है।
तो ये जो राय देना है, ये जो बात कहना है, ये भी हाइपोथेसिस की एक शक्ल। एनालॉजी होता है डिफरेंट चीज़ों के दरमियान जिनका काम एक हो, जैसे फॉर एग्जांपल शक्कर और चीनी। हम जब इन दो चीज़ों को कंपेयर करें तो ये दोनों चीज़ें हैं डिफरेंट, लेकिन इनका मकसद मिठास पैदा करना है। कोई आपसे पूछे कि चीनी और शक्कर में बेहतर कौन सी है, तो फौरन जवाब दिया जाता है कि ये शक्कर ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये नेचुरल है। तो ये जो बात हमने कही कि शक्कर ज़्यादा बेहतर है, एक हाइपोथेसिस बन गया, क्योंकि ऑब्जर्वेशन के बाद जो बात कही जाए वो क्या बन जाता है, हाइपोथेसिस कहलाता है। कंपैरिजन ज़्यादातर होता है एक जैसी चीज़ों में जो मुवाजना किया जाता है। एनालॉजी होता है जो डिफरेंट चीज़ों में मुवाजना किया जाता है, ये एनालॉजी कहलाता है। उसके बाद बात दफ़ा हाइपोथेसिस बाई चांस भी बन जाता है। इंसान किसी और चीज़ को ढूंढ रहा होता है, मिल कुछ हो जाता है। जैसे इसके बारे में सबसे मशहूर हमारे पास सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो पेनिसिलिन जिसने डिस्कवर की, वो क्या कर रहा था, एक दिन अपनी लैब के अंदर बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च कर रहा था। अचानक हवा तेज़ चली तो उससे एक छोटा सा पत्ते की तरह का स्ट्रक्चर आके यहाँ गिरा, और जो ही इसने इस पत्ते को उठाया तो नीचे बैक्टीरिया साफ थे। तो इसने पत्ते को देखते ही एक हाइपोथेसिस कायम कर दिया, लगता है ऐसा है कि इस पत्ते के अंदर ये पत्ते की तरह का जो स्ट्रक्चर है, इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो बैक्टीरिया को मार सकती है। फिर बाद में जब एक्सपेरिमेंट हो तो इससे पेनिसिलिन डिस्कवर हो, पेनिसिलिन निकल आई। तो अब वो देख बैक्टीरिया को रहा तो मिल पेनिसिलिन गई। तो ये जो पत्ता आया, ये बेसिकली पत्ता नहीं था बल्कि फंगस का एक टुकड़ा था, फंगस का एक टुकड़ा था। तो यहाँ उसमें रिसर्च कुछ और थी लेकिन मिल और कुछ और गया। तो इस तरह भी बाई चांस हाइपोथेसिस ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो ये 4-5 मेथड और है जिनके ज़रिए से हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं। और जब हाइपोथेसिस बन जाता है फिर अगला स्टेप है उस हाइपोथेसिस, वो जो हमने बात कही है, वो जो राय कायम की है, वो ठीक भी है या गलत है। अब इसका पता कैसे चलेगा, तो हम उसके ऊपर टेस्ट करेंगे। हाइपोथेसिस इज सब्जेक्टेड टू रिगरस टेस्टिंग, बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की जाती है कि जो बात हमने कही है वो ठीक भी है या गलत है। जैसे एक स्टूडेंट के बारे में हम राय कायम करें कि ये लाइक है, कि हमारा हाइपोथेसिस है कि ये स्टूडेंट लाइक है। अब इसके ऊपर बार बार टेस्ट होंगे, क्लास टेस्ट होंगे, वीकली टेस्ट होंगे, मंथली टेस्ट होंगे, फिर उसके बाद स्टैंड अप होंगे, प्री स्टैंड अप होंगे, बोर्ड का इम्तिहान होगा। तो फिर जाके इस बात को प्रूव किया जाएगा कि वाकई ये स्टूडेंट लाइक है या नहीं है। तो रिगोरस टेस्टिंग। अच्छा, अगर हमारे पास जैसे एक साइंटिस्ट ने कोई हाइपोथेसिस पेश किया, बाकी सारे साइंटिस्ट उसको गलत साबित करने के लिए उसको टेस्ट करते हैं कि वो चाहते हैं कि ये किसी तरह गलत साबित हो जाए। अगर वो गलत साबित नहीं होता तो साइंटिस्ट का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे एक क्लास में 50 स्टूडेंट बैठे हैं, 49 स्टूडेंट एक बात की मुखालफत करते और एक स्टूडेंट है जो अपनी बात पे कायम रहते हैं। और टीचर क्या करता है, वो जो स्टूडेंट है जो अपनी बात पे कायम है उसकी हाँ में हाँ मिला देता। अब वो स्टूडेंट ना बिल्कुल सीना चौड़ा करके चलेगा पूरे कॉलेज के अंदर, भाई देखो टीचर ने मेरी बात को गलत साबित नहीं होने दिया बल्कि मेरी बात को सही साबित कर दिया। तो इसी तरह बिल्कुल होता है कि जब साइंटिस्ट एक हाइपोथेसिस को टेस्ट करना शुरू करते हैं और बार बार वो टेस्ट कर रहे होते हैं और गलत नहीं होता वो हाइपोथेसिस, तो जिस साइंटिस्ट ने हाइपोथेसिस पेश किया होता है तो वो बड़ा उसके अंदर एक गुरूर सा आ जाता है, देखो मैंने जो बात की थी वो गलत साबित नहीं हुई। तो यही बात लिखी हुई है कि रिपीटेड एक्सपोजर टू टेस्टिंग, कि जब हम टेस्ट हाइपोथेसिस को बार बार टेस्टों से गुजारते हैं, क्यों गुजारते हैं, ताकि मुमकिन है वो गलत हो जाए। टू पॉसिबल फॉल्सिफिकेशन इंक्रीज द साइंटिस्ट कॉन्फिडेंस, तो ये बात साइंटिस्ट के कॉन्फिडेंस को बढ़ा देती है व्हेन नॉट फॉल्सिफाइड, जब ये गलत नहीं होता। उसके बाद अगर हम बार बार टेस्ट उस पर कर रहे हैं और वो गलत नहीं हो रहा, उसको हम कहते हैं ये वेल सपोर्टेड हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस दैट इज टेस्टेड अगेन एंड अगेन, इसको कहा जाता है ये वेल सपोर्टेड है, यानी टेस्टों ने उसको उसके रिजल्ट को सपोर्ट किया है बजाय उसको गलत करने के, और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि ठीक है भाई साइंस में इसको मजीद अगला दर्जा दे दिया जाए कि ये एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस बन गया है। उसके बाद
इस हाइपोथेसिस को बुनियाद बना के नए हाइपोथेसिस भी कायम कर लिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अभी यहाँ एक स्टूडेंट के बारे में मैंने एक राय कायम की कि ये लाइक स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा लाइक स्टूडेंट है। तो मैं ये बात किसी और टीचर जो उसको उसकी क्लास को पढ़ाता है उससे बात शेयर करता हूँ। अब वो टीचर आगे से एक नई बात कह देता है कि ये लाइक भी है लेकिन ये इंटेलिजेंट भी बहुत ज़्यादा है। अब एक और हाइपोथेसिस सामने आ गया। फिर यही बात एक और टीचर के सामने जब आती है तो वो टीचर कहते हैं ये लाइक भी है, ये इंटेलिजेंट भी है, वो कहते हैं ये हार्ड वर्किंग भी है। अब एक और हाइपोथेसिस सामने आ गया। फिर एक और टीचर जो उसकी क्लास को पढ़ाते हैं उससे जब उस स्टूडेंट के बारे में डिस्कस होता है वो कहते हैं आपकी बात ठीक है, वो लाइक भी है, इंटेलिजेंट भी है, हार्ड वर्किंग भी है और बड़ा मुअद्दिब भी है। एक और बात सामने आ गई। तो हमारे पास अब इससे नए हाइपोथेसिस निकल रहे हैं कि स्टूडेंट मुअद्दिब भी है, स्टूडेंट हार्ड वर्किंग भी है और स्टूडेंट इंटेलिजेंट भी। अब फिर हर हाइपोथेसिस को अलग-अलग टेस्ट किए जाएंगे। ये नहीं है कि चूंकि पहला हाइपोथेसिस ठीक था तो हमारे पास बाकी सारे उससे रिलेटेड भी ठीक हो, नहीं, हर हाइपोथेसिस को अलग-अलग टेस्ट किया जाए। तो जब सारे हाइपोथेसिस ठीक बनेंगे तो फिर हमारे पास एक हाइपोथेसिस नहीं रहेगा बल्कि वो सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस बन जाएगी। और यही सीरीज जिसको बार बार टेस्ट, अगर ये भी ठीक हो जाए, ये भी ठीक हो जाए, ये भी ठीक हो जाए, तो ये जो सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस है सपोर्टेड बाय रिजल्ट ऑफ मैनी एक्सपेरिमेंट, इसको हम थ्योरी कहते हैं। तो साइंस में थ्योरी की जो एग्जांपल है जैसे सेल थ्योरी है, प्रेशर फ्लो थ्योरी है, ये हम अगले चैप्टर्स में, यानी ये सेल थ्योरी हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे और प्रेशर फ्लो थ्योरी हम चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे। ये बेसिकली सेल से रिलेटेड है। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन फ्लोइंग, ये उससे रिलेटेड थ्योरी है। अच्छा, उसके बाद थ्योरी खराब भी हो सकती है, थ्योरी अच्छी भी हो सकती है। तो गुड थ्योरी की 3 प्रॉपर्टीज हैं। इट शुड बी प्रिडिक्टिव, इट शुड बी प्रिडिक्टिव, कि वो अपने रिजल्ट को पहले से ही उसकी पेशेंट गोई कर दे कि अगर ये काम होगा तो ये इसका रिजल्ट निकलेगा। जैसे हमने एक थ्योरी बनाई स्टूडेंट के बारे में कि ये स्टूडेंट लाइक है, तो जब ये टेस्ट देने लगेगा हमें पता पहले से ही होगा इसका टेस्ट अच्छा होगा, क्योंकि हम इसको बार बार हाइपोथेसिस के अंदर आजमा चुके हैं। प्रिडिक्टिव, जो पहले से ही अपने रिजल्ट को बता दे वो प्रिडिक्टिव कहलाता है। उसके बाद शुड हैव एक्सप्लेनेटरी पावर, कि उसके अंदर अपने आप को एक्सप्लेन करने की ताकत भी हो। अब हमने इसके बारे में कह दिया कि ये लाइक है, अब कोई उससे क्वेश्चन करे और फौरन वो इसको रिप्लाई कर दे, तो उसके अंदर खुद के अंदर एक्सप्लेनेशन पावर होनी चाहिए कि वो अपने आप को प्रूव भी कर सके कि वो ठीक बात है। और उसके बाद शुड बी प्रोडक्टिव, शुड बी प्रोडक्टिव, कि वो प्रोडक्टिव भी होनी चाहिए। जैसे हमने स्टूडेंट ए के बारे में कहा कि ये लाइक है, ये हार्डवर्किंग है, ये मुअद्दिब है और ये इंटेलिजेंट है। तो जिस वक्त हमने ये बात किसी दूसरे आदमी को कही तो वो फौरन बोल पड़ा कि ये सिर्फ लाइक नहीं है बल्कि इसका छोटा भाई भी लाइक है। तो अब क्या हुआ कि एक हाइपोथेसिस का जो मजमुआ था उससे एक नए हाइपोथेसिस निकल आया। तो जो एक थ्योरी थी उससे नए हाइपोथेसिस का निकलना, तो कोई भी ऐसी थ्योरी जो बिल्कुल नया हाइपोथेसिस को जन्म दे वो प्रोडक्टिव थ्योरी कहलाती है। ये काफ़ी दफ़ा बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज़ प्रोडक्टिव थ्योरी, या राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड थ्योरी। तो कैरेक्टरिस्टिक 3 है कि इट शुड बी प्रेडिक्टिव, इट शुड हैव एक्सप्लेनेटरी पावर, इट शुड बी प्रोडक्टिव, ये प्रोडक्टिव होनी चाहिए। प्रोडक्टिव का मतलब क्या है कि ये नए और डिफरेंट हाइपोथेसिस को जन्म दे सके। जैसे यहाँ हमने एक स्टूडेंट के बारे में कहा, अब उसके छोटे भाई के बारे में राय आ गई, छोटे भाई के बारे में। अब फिर हम इसको भी आजमाएंगे। ये नहीं है कि ये ठीक है तो इससे निकली हुई सारी बातें ठीक होंगी, नहीं, मे भी गलत हो सकती है। तो टेस्टिंग ऑफ थ्योरी, जब एक गुड थ्योरी बन जाती है, इन केस ऑफ गुड थ्योरी टेस्टिंग गोज ऑन, बल्कि यहां तो और ज्यादा साइंटिस्ट वो कहते हैं बिफर जाते हैं, और ज्यादा साइंटिस्ट अपने आप को इस थ्योरी को गलत साबित करने के लिए लगा देते हैं। जैसे एक शख्स अगर एक क्लास में एक स्टूडेंट की ज़्यादा फेवर हो रही हो, ज़्यादा तारीफ़ें हो रही हो, तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि साथ वाले जो दोस्त हैं वो ज़्यादा जेलसी महसूस करना शुरू कर देते हैं।
तो साइंटिस्ट इस थ्योरी को एज ए चैलेंज लेते हैं और अपनी सारी की सारी सलाहियतें लगा देते हैं ताकि वो उसको गलत साबित कर सकें, गलत साबित कर सकें। जैसे एक स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही हो तो अक्सर उसके जो अपने दोस्त हैं वही उस बात उसको गलत साबित करने के लिए तुल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस स्टूडेंट की हमने काफ़ी सारे तारीफ़ की तो एक इसका बड़ा करीबी दोस्त उसको जेलसी महसूस हुई और उसने जाके ना कान भर दिए, भाई सर ये रोज़ाना ना ठीक है ये सारा तारीफ़ें इसकी हैं लेकिन ये ना 3 से 4 बजे अपने घर से बाहर निकलता है और रास्ते में ना ये सिगरेट पीते। अब टीचर के दिल में भी शक आ गया, यार हम इसकी जो इतनी तारीफ़ें करते हैं हो सकता है ये बात ठीक ना। तो टीचर ने किसी और क्लास के स्टूडेंट को जिम्मे लगा दी, भाई अपनी इसने करो। तो जो एक वहम आ गया, एक शक आ गया, अब इस शक को दूर करने के लिए टेस्ट किए जा रहे हैं। तो जो साइंटिस्ट इसको चैलेंज के तौर पे लेते हैं उनके दिल में शक होता है, यार हमारा टेस्ट इसको गलत साबित कर देगा, तो वो इसको को मजीद टेस्ट करते हैं। तो जिस तरह अब वो जो स्टूडेंट है उसके पीछे जाता है, उसने 2-3 दिन मुआयना कर और टीचर को आगे कहता है सर वो जो 3 से 4 बजे घर से बाहर निकलता वो सिगरेट पीने नहीं निकलता बल्कि मस्जिद में जाके कुरान पढ़ता है। अब जो ही टीचर ने बात सुनी उसका सारा शक दूर हो गया और फौरन ही उसका जो एतमाद था स्टूडेंट में वो मज़ीद बढ़ गया, जो इज्जत थी वो मज़ीद बढ़ गई। तो अब हम कहेंगे जो पहले थ्योरी का दर्जा था वो लॉ का दर्जा बन गया और ज़्यादा ट्रस्ट क्रिएट हो गया। तो यही बात हम इफ थ्योरी साइंटिस्ट उसको शक की निगाह से देखते हैं, स्केप्टिकल का मतलब उस पर शक करते हैं कि ये जो थ्योरी है कहीं ना कहीं इसके अंदर गलती है, उस गलती को सामने लाने के लिए वो टेस्ट करते हैं। लेकिन अगर थ्योरी इस शक की अप्रोच के बावजूद भी अपने आप वजूद को बरकरार रखे, साइंटिस्ट को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसने अपने वजूद को बरकरार रखा हुआ है और जितने भी उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उससे निकलने वाले जो नताइज हैं वो उस थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं, देन इट बिकम्स लॉ। तो ये लॉ बन जाता है। तो लॉ कब बनता है? थ्योरी के ऊपर जो साइंटिस्ट ने शक किया है कि कहीं ये गलत तो नहीं है, उस शक को दूर करने के लिए या उस शक को ठीक करने के लिए वो टेस्ट करते हैं और जब उनका टेस्ट का जो रिजल्ट है वो थ्योरी के हक में आता है तो वो फिर क्या बन जाते हैं? लॉ बन जाते हैं। अच्छा, उसके बाद फैक्ट्स ऑफ लॉ। तो लॉ को हम कहते हैं ये नेचर का ऐसा अमल है जो मुस्तकिल रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, ये बदलता नहीं है। जैसे हम एक लॉ जो जनरल सा लॉ है कि सूरज मशरिक से निकलता है, सूरज मशरिक से निकलता है, ये हमारे पाकिस्तान में लॉ है, अब इसको बदला नहीं जा सकता। तो जब भी हम लॉ की बात करेंगे तो वो नेचर के किसी ऐसे फिनोमिनन को बता रहा होगा जो हमेशा एक जैसा रहता है। तो इट इज ए कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म फैक्ट ऑफ नेचर। अच्छा, उसके बाद अगली बात हमारे पास हमने ये कहा कि ये थ्योरी ऐसी है जो रिजेक्टेड नहीं हुई। इररिफ्यूटेबल से क्या मुराद है? जिसको रिजेक्ट ना किया। वर्चुअली का मतलब है कि जहनी तौर पे हम ये बात तस्लीम करते हैं कि थ्योरी जो रिजेक्टेड नहीं वो लॉ बने और लॉ कभी गलत साबित नहीं हो सकता। तो वर्चुअली का मतलब है कि जहनी तौर पे तो हम तस्लीम, लेकिन हो सकता है 100 साल बाद 200 साल बाद कोई साइंटिस्ट आए उसको गलत साबित कर दे। लेकिन फिलहाल लॉ के बारे में हमारा यही कॉन्सेप्ट है कि वो ऐसी थ्योरी है जिसको गलत साबित नहीं किया जा सकता। अच्छा, लॉज के बारे में आता है कि ये इनकी स्टेटमेंट जनरल होती है। थ्योरी की अगर हम देखें तो काफ़ी सारी एक्सप्लेनेशन मौजूद होती है, काफ़ी सारे पॉइंट होते हैं, लेकिन लॉ बड़े सिंपल से होते हैं। जैसे न्यूटन का 3rd लॉ है, एक्शन का रिएक्शन होता है, सिर्फ 2 वर्ड, एक्शन होते उसका रिएक्शन होता है। अब इतनी जो सिंपलेस्ट थ्योरी वो कभी नहीं हो सकती, लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर सलाहियत हो सकती है उससे पूछे जाने वाले कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को आसानी से एक्सप्लेन कर सकता है। तो लॉ हमेशा थ्योरी से जनरल होता है, उसकी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सादा होती भी थोड़ी है और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को वो तो एग्जाम्पल में हमारे पास सबसे पहले एग्जाम्पल को मेंशन करने से पहले ये बात मेंशन कि बायोलॉजी के अंदर जो लॉ है वो थोड़े हैं। उसकी वजह ये है, यहाँ हमने डिस्कस किया कि जो लॉ है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, लेकिन जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी लाइफ को स्टडी करती है और लाइफ बदल जाती है।
विद द पैसेज ऑफ टाइम लाइफ में चेंजेस आ रही है, तो चेंजेस आने वाली चीज कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकती। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं चूंकि लाइफ को बायोलॉजी स्टडी करती है और लाइफ चेंज होती रहती है और चेंज होने वाली चीज कांस्टेंट नहीं रह सकती, तो बायोलॉजी में थोड़े लॉ है। तो बायोलॉजी इज शॉर्ट इन लॉ, बायोलॉजी में लॉ बहुत थोड़े हैं बिकॉज इलूसिव नेचर ऑफ लाइफ, क्योंकि जिंदगी धोखा दे जाती है, बदल जाती है, फ्रेब दे जाती है, तो इस वजह से बायोलॉजी के अंदर लॉ कम है। दो बड़े लॉ है, मेंडल्स लॉ और हार्डी-वेनबर्ग लॉ। तो ये हमारे पास सिर्फ दो ही लॉ है बायोलॉजी के अंदर, और थोड़े होने की वजह हम रीज़न यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। अक्सर ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ, प्रोडक्टिव थ्योरी क्या होती है, आगे लॉ की करैक्टरिस्टिक लिखें, लॉ की एग्जांपल लिखें। तो वो ये ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन है जो बारहा बोर्ड में पूछे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।